दोस्तों, आजकल किस तरीके की लोगों की सोचें बदलती चली जा रही हैं। मतलब जैसे लगता है कि उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है और वो विदेशी कल्चर यानी संबंधों के चक्कर में अपने सगे जनों यानी अपने मामा हुए, अपनी सास हुई, अपनी मामी हुई, वो किसके साथ क्या कर बैठेंगी इसका कोई ठिकाना नहीं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। अब आप सोच सकते हैं कि मौत के 6 दिनों बाद एक 65 वर्षीय महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें कब्र से निकालना पड़ा और प्रशासन लगी उन्हें कब्र से निकाला जाता है। अब सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि प्यार के चक्कर में इस 65 वर्षीय महिला जो होती हैं, जिनका नाम शांति देवी होता है, वो कुछ इस कदर फंस जाती हैं कि कब्र में सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिलता है और उनकी लाश को निकालना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 12 अप्रैल 2026 की बात है, जो उत्तर प्रदेश का दिल कहा जाता है यानी लखनऊ राजधानी के काकोरी इब्राहिम इलाके से एक 6 दिन पहले लाश को दफनाया जाता है। और इसी लाश के पास आज वहां के मजिस्ट्रेट, तमाम पुलिस वाले, एसएचओ, सीओ सारे लोग खड़े रहते हैं और उसी कब्र को खोदा जा रहा होता है, क्योंकि इस जो महिला की डेथ हुई होती है, अब लोगों को इस पर शक होने लगता है कि ये मरी थी या मारी गई थी। ठीक इसी कारणवश उसको खोद करके निकाला जाता है और दफनाने के 6 दिनों बाद निकाल करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद उनके विसरा को सुरक्षित करके जांच पड़ताल शुरू की जाती है। तो क्या है दोस्तों लखनऊ की ये खौफनाक कहानी। ये कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना राय भी देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो देर ना करते हुए हम सीधे कहानी पर जाते हैं। दरअसल एक लड़का होता है दोस्तों, जिसका नाम करण होता है। वो फरवरी से मार्च के बीच में इराक से वापस अपने देश यानी लखनऊ आया रहता है। करण पैसे कमा के आया रहता है, तो आजकल उसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती। मानो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक शहंशाह हो चुका हो, राजा हो चुका हो। मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो मांगता, जो कहता कि मुझे ये खिला दो, खिला दिया करता था। इस तरीके से उसका चल रहा था। अचानक एक दिन वो अपने मामा के घर आता है। उसकी नौजवान मामी मात्र अभी 26 वर्ष की रहती हैं, जिनका नाम शालिनी होता है, जो देखने सुनने में खूबसूरत और थोड़ी हसीन लगती हैं। उनके बोल्ड फिगर को देखने के बाद करण के मन में थोड़ी सी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन क्योंकि रिश्ते में वो मामी रहती तो उसकी हिम्मत नहीं होती। आखिरकार मामी भी मजाक कर दिया करती थी और वो भी मजाक कर दिया करता था। और ये मजाक धीरे धीरे कुछ इस कदर बढ़ता चला जाता कि दोनों एक दूसरे से अब फोन पर मजाक करने लगती। यानी अब तक बातों से मजाक हुआ करता था, लेकिन अब फोन का आना जाना भी बढ़ जाता। इधर पैसे और लालच किसको अच्छे नहीं लगते। जो शालिनी होती है, उनका पति जो होता है विनोद, वो बाहर कमाता था। इस वजह से वो घर पर नहीं रहता था और उम्र मात्र अभी 26 वर्ष। आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में न सिर्फ पैसे बल्कि बहुत ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसे सिर्फ और सिर्फ पति ही पूरा कर सकता है। अगर नहीं पूरा करता है तो उसके लिए महिलाएं अलग अलग विकल्पों को तलाश करती हैं और उन विकल्प कुछ भी हो सकता है। यानी किसी से प्रेम संबंध भी हो सकता है या अन्य जरिया भी हो सकता है, क्योंकि उनकी उस उम्र में जो आजकल का परिवेश हो चुका है, आजकल लोगों का रहन सहन खान पान हो चुका है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और इसी चक्कर में एक ऐसी खौफनाक घटनाक्रम को अंजाम देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल शालिनी की अब नीयत बदलने लगी थी अपने ही भांजे के ऊपर। और इधर करण भी मात्र अभी 21-22 साल का लड़का, उसे भी अगर इस तरीके का मौका मिले तो वो छोड़ने वाला कहाँ है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही देखते ये मजाक दोस्ती में पहले बदलता है। दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती करती। अक्सर घर के थोड़ी दूरी पर वो आता मोटरसाइकिल लेके और शालिनी को बैठाता, कभी चाय पिलाता, कभी कॉफी पिलाता, कभी पार्क में घुमाता और इसी तरीके से धीरे धीरे घुमाते घुमाते एक दिन करण ने अपनी मामी को ही प्रपोज कर दिया। मामी 1 मिनट के लिए तो हिचकिचा गई, बोली कि ये सब क्या कह रहे हो, लेकिन अंदर से मन तो उनका भी था कि हो जाए तो अच्छी बात है। और उसी लिए उन्होंने
अपने भांजे के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उनको लगा कि कौन जान पाएगा, आखिर कोई देख भी लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, मैं अपने भांजे के ही साथ घूम रही हूँ तो मैं तो ये बात बोल ही दूंगी। और इसी वजह से वो अब करण को मौके देने लगी। आखिरकार मामी की बोल्ड फिगर देखकर करण तो मानो पागल सा रहने लगा। सिर्फ उसके मन में एक ही इच्छा चलती थी कि एक बार बस मामी मौका मिल जाए। और आखिरकार धीरे धीरे दोनों का इश्क मोहब्बत कुछ इस कदर परवान चढ़ने लगा कि अब वो दिन भी आ गया जब वो दोनों एक होटल में जाते हैं और सारे रिश्तों को तार तार करना शुरू करते हैं। और इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ संबंध में आते हैं, इस तरीके से रिश्ता बनाते हैं। मतलब वो हर संबंधों के दहलीजों को तोड़ करके अब प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। यानी अब शालिनी उसकी मामी नहीं, उसकी प्रेमिका बन चुकी होती है और करण उसका भांजा नहीं, उसका प्रेमी बन चुका होता है। दोनों के बीच में गजब का रिश्ता चलने लगता है। मानो ऐसा लगता कि अब वो पति को भूल गई है, उसे लगता कि यही मेरा नया पति हो चुका है। और दोनों एक दूसरे से काफी लिपट जाया करते थे। दोनों इतना प्रेम करने लगे थे कि वो भूल जाते कि मामी भांजे का भी कोई रिश्ता है। आए दिन लोग घूमने निकल जाते और कभी कदार तो करण घर पर भी आ जाया करता था। कौन जान रहा है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। कमरे में बैठ करके दोनों संबंध भी बनाते और वहीं खाते पीते रहते भी, क्योंकि अभी करण के पास पैसे जो थे, और आप जानते ही हैं कि पैसे के दम पर लोग न जाने क्या क्या कर लेते हैं, तो मामी को प्यार में फंसाना कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। अब इस पूरी बात की जानकारी जो होती है शालिनी की जो सास होती है शांति देवी, उनको पता चल जाता है कि मेरी बहू और मेरी जो बहनें होता है उसका रिश्ता हो गया आपस में। इन चीजों को लेकर के करण और उसके काफी वो परेशान रहने लगती है। आखिरकार उसने एक दिन अपनी बहू को समझाया कि देखो, इस तरीके की तुम बदतमीजी करोगी और इस तरीके के रिश्ते में तुम आई तो ये ठीक नहीं होगा, और मैं इस बात का चारों तरफ हल्ला फैला दूंगी जिससे तुम्हें इसका बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिसके वजह से तुम्हें निकाल भी दिया जाएगा घर से और तलाक भी देना पड़ेगा अपने पति को। इन सब चीजों को सुनने के बाद एक मिनट के लिए वो तो थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन जो इश्क है वो परवान चढ़ने से अब रुकने वाला नहीं था। इन सब चीजों से बहुत ज्यादा नहीं डरती है, लेकिन वो घबरा जरूर जाती है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मेरे पति को मिल गई तब मेरे साथ क्या होगा। आखिरकार अचानक ये मामला चलता रहता है, लेकिन इसी बीच इस महिला की उम्र जो होती है, जो शांति देवी होती है, तकरीबन 65 वर्ष तक हो जाती है। और 6 अप्रैल की बात है, जब सुबह सुबह ये रोटी खा के जैसे ही उठती हैं वैसे ही इनको वोमिटिंग होने लगती है। और होते होते कुछ इस कदर इन्हें दर्द होता है कि मानो 10 से 12 मिनटों के अंदर ही ये मर जाती हैं। और जैसे ही इनकी मौत होती है मानो पूरे घर में कोहराम मच जाता है। अंदर अंदर शालिनी तो बड़ी खुश रहती है कि चलो बुढ़िया निपट गई, अब तो मैं ही अकेले मालिक हूँ, घर पर भी कोई नहीं है। और इस तरीके से वो खुशी भी मनाती है। अभी अपने उसने पति को रोते रोते फोन किया, उसका पति पूछ रहा है कि भाई क्यों रो रही हो, क्या कारण है बताओ। वो कहती है कि माता जी नहीं रही। तो उसे लगता है कि मतलब उसकी सासू माँ मर गई हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। कहती है कि मेरी माँ नहीं, आपकी माता जी नहीं रही। ये बात सुनते ही विनोद को तो मानो 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। आनंद फानंद में वो भागे भागे आता है, लेकिन जब तक वो आए तब तक इधर शालिनी कुछ लोगों के साथ मिल करके अपनी सासू माँ की लाश को दफना देती है। अब विनोद घर पर आता है तो देखता है कि उसकी माँ की लाश भी नहीं है। वो पूछता है कि भाई लाश कहाँ चली गई। कि मैं उनका लड़का हूँ, मेरा हक बनता है कि मैं उनके चेहरे को देखूं एक बार। वो कहती कि आपको आने में देर हो रही थी, उधर डेड बॉडी मुझे लगा सड़ जाएगी इसलिए हमने दफना दिया। कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं। आखिर उसकी मौत कैसी हुई, तो एक बार वो बताती है कि खाना खाने से मौत हो गई। दूसरी बार वो बताती है कि एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल ले गई थी, जहाँ बताया गया कि उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से उनके शरीर में पॉइजन बन गई। अब हर बार जब जब विनोद पूछता तो वो अलग अलग स्टेटमेंट देती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब चूंकि विनोद परेशान भी रहा करता था, आखिरकार इस तरीके से बार बार जब स्टेटमेंट बदलता और किसी ने थोड़ी सी जानकारी दे दी कि तुम्हारे भांजे से तुम्हारी पत्नी का रिलेशनशिप चल रहा है, तब उसे मामला गड़बड़ लगने लगा। और आखिरकार उसने क्या किया कि पूरे परिवार और रिश्तेदारों सहित एक पंचायत बुलाई और पंचायत में उसने इस बात को रखा
जैसे ही उसने इस बात को रखा तभी उसमें से एक रिश्तेदार उठा और कहा कि मेरी दुकान से शालिनी न जाने क्यों कीटनाशक मंगाई हुई थी। अब ये बात सुनने के बाद तो विनोद को लगा कि ओहो, मेरी माँ का पहले ही इन लोगों ने दफनाया और इस तरीके का कीटनाशक वाला बात भी ये बता रहा है। और इस पंचायत में इन पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक फैसला लिया गया कि क्यों ना इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी जाए, क्योंकि शालिनी की संदिग्धता इसमें नजर आ रही है। और तो और दोस्तों, जब घर को खंगाला जाता है पंचायत के लोगों के द्वारा तो पता चलता है कि एक रोटी को इसने पॉलीथीन में बंद करके रखा हुआ, और उसी थाली की ये रोटी थी जिस थाली में इसकी माँ ने खाना खाया था, यानी शांति देवी ने खाना खाया था। अब इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस को सौंप दिया जाता है और विस्तार से बता दिया जाता है। अब पुलिस पूछती है कि शांति देवी की डेड बॉडी कहाँ है, तो बताया कि भाई वो तो दफना दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को वहां के मजिस्ट्रेट को बताया जाता है, इस तरीके की बात है। फिर सारे लोग मौके पर, यानी तकरीबन 12 अप्रैल के आसपास, 6 अप्रैल को मौत होती है, 12 अप्रैल को फिर से शांति देवी को डेड बॉडी जो होती है वो कब्र से निकाला जाता है और निकाल करके उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब भांजा और मामी की चैट पर स्टोरी और चैटिंग पढ़ी जाती है तो आधा मामला ऐसे ही साफ हो जाता है। वो कहती है उससे कि देखो, अब हमारा तुम्हारा मिलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो तुम्हारी नानी है उनको तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। तो कहता है कि तो क्या किया जाए। तो शालिनी कहती है कि कुछ करना नहीं है, तुम कोई ऐसी दवा लाती जो मैं इससे दे देता और ये चुपचाप निपट जाती। तो तकरीबन 4 अप्रैल के आसपास उसने पहले चाय में कीटनाशक दवा घोल कर दी, लेकिन जैसे ही वो 2-4 घूंट चाय पीती हैं तो उन्हें चाय कड़वा लगने लगता है, तो वो उठाकर फेंक देती हैं और कहती कि इस चाय में क्या पड़ा है, मुझे ये चाय आज बड़ा कड़वा लग रहा है। उस समय उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है, जिसे खुद ही वो हॉस्पिटल लेके जाती है और दवा ववा दिला कर लाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर वो भांजे से चैट करती है कि बताओ अब क्या करें, वो तो बुढ़िया मरी ही नहीं, उसने चाय फेंक दिया। तब वो कहता है कि एक काम करो, पूरी शीशी ही उलट दो और रोटी बनाकर खिला दो उसे, जब खा लेगी पेट के अंदर चला जाएगा तो खुद ब खुद वो मर जाएगी। और उसने ऐसा ही किया, पूरी दवा उलट के एक रोटी बनाई, 2-3 रोटियां बनाई, जिसमें से एक रोटी खाते ही यानी शांति देवी की मौत हो जाती है। और आगे की रोटी वो क्या खाएं जब मर चुकी होती हैं। और जो बची हुई रोटियां होती हैं इसको ये पॉलीथीन में रखती है और रख के किसी जगह पर छिपा देती है। इन सब चीजों को करते हुए घर के एक लड़के ने देख लिया था और उसने बताया कि इसने रोटी वहां पर छुपा कर रखा हुआ है। अब ये पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाता है। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के से वो सब निकलवा लिया और हिरासत में ले लिया शालिनी को। और जब पूछताछ करना शुरू की तो पहले तो वो बार बार मना करती रही, लेकिन जब चैटिंग वेटिंग उसे दिखाई गई तो उसने खुद ब खुद कबूल कर लिया कि हाँ, मैं करण के साथ अपने जीवन को बिताना चाहती थी, लेकिन ये बुढ़िया उसमें रोड़ा बन रही थी, जिसके वजह से मुझे इस तरीके का कदम उठाना पड़ा और आखिरकार अब उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस इस महिला को हिरासत में लेकर के जेल भेज देती है और करण 6 अप्रैल से ही भागा हुआ है, जिसका कोई पता नहीं चल रहा है। आखिरकार खोजबीन जारी है और देखिए बहुत जल्द ही पुलिस करण को भी गिरफ्तार कर लेगी। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक सास अपने बहू से सुरक्षित नहीं है और अपने घर में रहने के बाद किस तरीके से मर जाती है। आए दिन इस तरीके की समाज में घटनाएं होती चली जा रही हैं कि हमें लग ही नहीं रहा है कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। मतलब बाहर दुश्मनों से आपको खतरा है तो घर में भी आपके दुश्मन है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल के लोगों के अंदर जो पेशेंस नाम का चीज है वो अब नहीं रह गया है। उन्हें सिर्फ यही लगता है कि उनके जीवन में संभोग का जो इम्पोर्टेंट है वो किसी चीज का इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो एक एक करके किस तरीके से अपने ही परिवार वालों को, चाहे वो पति का जान लेना हो, चाहे वो सासू माँ का जान लेना हो, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों तक का जान ले लेती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए। तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और हम विदेशी कल्चर को अपनाने के चक्कर में अपने ही लोगों के जान के दुश्मन बने। अब बताइए, दोनों लोग जेल में रहेंगे, फिर कौन सा संबंध आप बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि हमारी कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। अगर सीख मिली तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ख़ास तौर से
अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको अपनी पत्नियों के ऊपर जरा सा भी डाउट है। मेरा इस बात को कहने का मतलब भ्रम फैलाना नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं हैं तो अगले कदम पर आपके साथ क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।